कैंटीन की ओर चलते हुए कार्तिक ने चलते चलते हल्की आवाज़ में एक बार वापस से कन्फर्म करने के लिए पूछा, अबे मुझे बता ना, तू क्या करेगा, या तू कुछ करेगा या नहीं। राज चुपचाप चलता रहा। उसका चेहरा वैसा ही शांत था जैसे किसी गहरी समंदर की तरह होती है, ऊपर से शांत लेकिन भीतर लहरें मचल रही थी। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अभी कुछ बोल तो। सोनाली ने निया को थप्पड़ मारा, धमकी दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुझे प्रपोज किया था। तू जानता है निया कितनी हिम्मत जुटाकर तुझसे वो सब कह पाई थी। अब ये सब। राज अचानक से रुक गया। उसकी चाल थमी और चेहरा मुड़ते ही गहराई से भरा पड़ा था। अब उसकी आंखों में कोई नाराज़गी नहीं थी, कोई झुंझलाहट भी नहीं, बल्कि एक ठंडी सी उदासी थी। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, उसने बेहद संयम से कहा। कार्तिक एक पल को सत रह गया। क्या? जिस पर राज ने फिर दोहराया, मैं क्यों करूं कुछ? वो मेरी क्या लगती है जो मैं उसके लिए लड़ाई करूं? अगर मेरी वजह से वो दोनों लड़ रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो नहीं कहा वो दोनों लड़े। उसकी आवाज़ में ना तो अहंकार था, ना ही बेपरवाही, बल्कि कुछ और था, जैसे दिल के किसी कोने से किसी अधूरी बात को जबरन जज़ब कर लिया हो। वहीं यह सुनकर कार्तिक पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। उसके चेहरे से स्माइल पूरी तरीके से गायब हो गई थी। वह अब पूरी तरह से रुक गया था। तू मजाक कर रहा है ना? तू जानता है ना सोनाली ने उस पर थप्पड़ उठाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसके लिए। जिस पर राज ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हाँ तो मैं उनसे कुछ कहा था क्या? इसमें मैं क्या करूं? अब वो बेवकूफ़ लड़कियां खुद से लड़ना चाहती हैं तो लड़े, ऐसे तो बहुत लड़की पागल हैं, तो क्या सबके लिए मैं स्टैंड लूं? यह सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया आखिर वह इतनी जल्दी से कैसे बदल गया। उसने अपने होंठ चबाए और झुंझलाहट में कहा, तो फिर तू ये सब जानकारी क्यों निकाल रहा था? ये सब पता करने की क्या ज़रूरत थी जब तुझे कुछ करना ही नहीं था? तो फिर इतने गुस्से में दिखाई क्यों दे रहा था? जिस पर राज ने उस पर एक पल को नज़र डाली, गहरी, काली और नवीन। बस ऐसे ही जानना था कि सब ठीक है या नहीं, राज ने सीधा जवाब दिया। लेकिन उस जवाब के पीछे कोई मासूमियत थी नहीं थी, बल्कि कोई अधूरी जिज्ञासा, कोई भावनाओं का जंगली किनारा था जिसे उसने खुद भी पूरी तरह नहीं छुपाया था। वहीं उसकी बातों को सुनकर कार्तिक को अब गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से उसे दीवार से धक्का देते हुए गुस्से से कहा, तुझे पता है ना, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, फिर भी मुझे बुद्धू बना रहा है ना? अबे तू इतना क्यों छुपाता है अपने आप को? बोल देना सीधा कि तू चाहता क्या है। उसके गुस्से से राज दीवार से जा टकराया, जिससे उसकी पीठ पर लगी चोट पर तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने उसका एहसास भी नहीं होने दिया और ना ही कुछ बोला। उसने गुस्से से कार्तिक को देखा और गुस्से से सिर घुमाया और अपने कैंटीन की ओर ना जाते हुए क्लासरूम की ओर बढ़ गया, जिस पर कार्तिक पीछे से खड़ा उसे जाते हुए गुस्से से देखता रहा। उसके मन में कोई सवाल, झुंझलाहट और शायद थोड़ी बेचैनी तैर रही थी। राज की चाल तेज थी लेकिन आंखें गहरी और बेझिल। वो अपने भीतर खौल रहे गुस्से और बेचैनी को हर कदम के साथ जैसे दबा रहा था। क्लासरूम की ओर बढ़ते हुए उसके कंधे तन गए थे और मुट्ठियां बिछी हुई थी। उसके सीने में कुछ अंदर ही अंदर उठ रहा था, जैसे कोई भूचाल, कोई बवंडर, जैसे वह रोके बैठा था। कार्तिक की बातों से ज़्यादा उसे खुद पर गुस्सा था कि वो क्यों हर बार अपने भीतर सब कुछ छुपा जाता है, क्यों वो कुछ कह नहीं पाता, क्यों अब भी उसके अंदर वो चीख बंद है जो बरसों से बाहर नहीं आ सकी। उसी पल उसकी नज़र सामने से आते हुए स्टूडेंट्स के बीच में गुजरती निया पर पड़ी, लेकिन वो आज हमेशा की तरह उछल नहीं रही थी, बल्कि बहुत ही शांत थी। उसके चेहरे पर एक मासूम नज़रें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई, जैसे किसी पुराने जख्म को देख लिया हो। उसी वक्त निया की भी नज़र उस पर पड़ी और एक क्षण को उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन उसकी नज़र खुद पर पड़ते देखकर अचानक से राज ने अपनी नज़रें चुराई और उसकी तरफ बिना देखे जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, ना ही नफरत, बस एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे कोई दरवाज़ा जो बहुत पहले बंद हो गया हो और अब उसके खुलने की कोई चाहत ही ना बची हो।
उसकी तेज कदम की आवाज़ निया के कानों में तेज तक गूंजती रही। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे कोई सवाल उसके सामने टिकट गया हो, लेकिन जवाब की उम्मीद अब भी दूर थी। वहीं उसे रुकते देखकर रागिनी ने जल्दी से उसे हिलाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, चलना, वरना कहीं हम वहां पर पहुंचे और खाना पहले से ही खत्म हो जाए, मिलेगा भी नहीं। जिस पर निया ने अचानक से सेंस में आते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से जाने लगी। वहीं राज का चेहरा अब और सख्त हो चुका था। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसके अपना बैग जोर से डेस्क पर पटका और कुर्सी पर बैठते ही दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा, जैसे अपने ही चेहरे से कोई नकाब उतारना चाहता हो। उसकी सांसें तेज थी और आंखें अब भी उसी खामोश ज्वालामुखी की तरह, जो अभी फटा तो नहीं लेकिन फटना तय था। वहां पर कोई भी नहीं था, जिससे वह एकदम से खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। शाम तक सारी क्लासेस खत्म हो गई थी। कैंपस अब खाली सा लगने लगा था। सभी लोग जल्दी से वहां से जाने के लिए निकल गए थे। वहीं कार्तिक राज से बात करना चाहता था, लेकिन सबसे लास्ट में जाने वाला था। राज जल्दी से आज वहां से जाने को निकल गया था, उससे जिससे कार्तिक ने गहरी सांस ली और वह भी उसके पीछे जाने लगा। और वह जब तक बाहर पहुंचा, राज वहां से जा चुका था, जिससे उसने अपने सर को खुजाया और वह भी निकल गया। शाम का सूरज अब सी स्लेट पर नारंगी और हल्के नीले रंग बिखर रहे थे, जैसे दिन और रात आपस में लड़ते झगड़ते किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समझौते के बीच रात की काली गाड़ी महलनुमा कोठी के फाटक से भीतर घुसती है, जहाँ की ईंटें तक सलीके से ढली हुई थी, लेकिन भीतर हर रिश्ते की नींव खोखली और सड़ चुकी थी। राज गाड़ी से उतरा तो पूरी स्टाफ की हलचल रुक सी गई। नौकर चाकर, माली, रसोइये और वो चमचों जैसे मैनेजिंग स्टाफ के लोग जो लावण्या सिंघानिया के हर झुके हाव भाव पर सिर हिलाते थे। सभी की नज़रें चुपचाप राज पर टिक गई, लेकिन राज को किसी की परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट और भीतर से सिरता हुआ तिरस्कार था। उसकी चाल में वो ठहराव था जो किसी युद्ध के बाद लौटे सैनिक में होता है, टूटा हुआ लेकिन अब भी संभलने की ने इनकार करता हुआ। वो सीधा हॉल में घुसा ही था कि भारी आवाज़ उसके कान में गूंजी, अब आने की ज़रूरत समझी मिस्टर राज सिंघानिया? जान सकते हैं आखिर आप कहाँ बिजी थे कि हमारा फ़ोन उठाने तक का भी आपके पास टाइम नहीं था? लावण्या सिंघानिया, उसकी सौतेली माँ, सजी धजी साड़ी में लिपटी, हाथ हाथ में डायमंड की अंगूठी चमकाती सोफे पर बैठी थी, जैसे कोई महारानी किसी अपराधी का हिसाब ले रही हो। उसके आसपास वही दो तीन चेले चपाटे थे, जो एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी हर बात पर सिर हिलाते रहते थे, मानो वो एक देवी हो और राज कोई अपराधी हो। वहीं राज के कानों में लावण्या की जी आवाज़ आई, लेकिन वह बिना देखे ही सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा था, लेकिन लावण्या जी की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए। हम कुछ पूछ रहे हैं, हमें इग्नोर करने की सज़ा तुम जानते हो ना? कल रात कहाँ थे तुम? और तुम्हारा फ़ोन 4 बार कॉल किया मैंने, उठाया क्यों नहीं? हमें तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। उसकी बात पर राज के कदम एकाएक रुक गए थे। वह धीमे कदमों से पलटा। उसकी आंखों में गुस्से से आग जल रही थी। उसने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरे होने ना होने से? उसने बेहद शांत लेकिन चुभती हुई आवाज़ में कहा। अचानक से उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर शांति छा गई। सभी लोग एकदम से रुक गए थे और उसे हैरानी के आंखों बड़ी करके देखने लगे थे, क्योंकि राज ने आज तक इस तरह से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। वहीं उसकी आवाज़ से लावण्या जी थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन फिर अचानक से वह गुस्से से भर गई थी। तमीज़ से बात करो तुमसे राज, कितनी बार मुझे तुम्हें सिखाना होगा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक दिन बाहर क्या निकले बात करने की तमीज़ तक भूल गए हो? यह सब सुनकर राज की आंखें सिकुड़ गई, उसकी सांसें थम गई और एक फीकी हंसी उसके होठों पर आई। वो हंसी जो आंसुओं को पीकर और जो गुस्से से ज़्यादा घृणा की गहराई लिए हुए थी। माँ, मतलब बोलो ये शब्द। कम से कम मेरे लिए मत। माँ वो होती है
जो बिना कहे समझ जाए, जो अपने बेटे के लौटने की राह में आंखें बिछा दे। लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरा लौटना बस एक रिपोर्ट कार्ड है, एक अनुपस्थित दस्तावेज जिसकी रिपोर्ट तुम अपने क्लाइंट्स को दे सको, है ना? जिसे सुनकर सभी आंखें बड़ी बड़ी करके सभी लोग उसे देखने लगे। आखिर आज वहां पर क्या तमाशा होने वाला था? हॉल में जैसे एकदम से सन्नाटा खिंच गया। नौकर भी अब पलकों के कानों से झांक रहे थे और लावण्या के चेले अब कुछ नहीं बोल रहे थे। राज, लावण्या की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसमें शक्ति नहीं, हड़बड़ाहट, गुस्सा और नफरत थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुमने मुझसे ऐसे बात की है तो क्या होगा? जिसे सुनकर राज की आंखों के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए थे, लेकिन उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई थी। हद? ओ प्लीज़, हद की तो आप बात ही मत करिए। तुमने जो किया वो हद नहीं थी। मेरे माँ के मरने के हफ्ते भर बाद ही तुमने मेरे फादर से शादी करके घर आ गई। तुम्हें रोता बिखरता छोड़ रिसेप्शन के मेहमानों की लिस्ट बननी शुरू हो गई थी। तुम्हारी ब्यूटी स्पा की बुकिंग पहले खुली थी या तुम्हारी आंखों की संवेदना पहले सुखी थी? याद नहीं आता मुझे, इसलिए अपना मुंह बंद रखिए। जो करना है करिए। डैड को शिकायत करने के अलावा और आप क्या ही कर सकती हैं? उसके एक एक शब्द लावण्या के मुंह पर तमाचे की तरह पड़े थे, जिसे उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखें गुस्से की आग से भर गई थी। लेकिन राज को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाए कि तब भी वो ठहर गया। उसने पीछे देखा। एक अंतिम बार उन्होंने मुझे नाम दिया, प्रॉपर्टी का वारिस बताया, लेकिन तुम ना एक माँ थी, ना ही वो मेरे पिता। ले तो अब अगर मैं देर से लौटूं, फ़ोन ना उठाऊं या घर से किसी को जवाब ना दूं, तो याद रखो ये घर मेरा कभी था ही नहीं। और तुम सिर्फ एक किराएदार हो मेरी ज़िंदगी की, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। आप सभी को सिर्फ वही राज पसंद है जो सिर झुकाकर उसकी बात माने, जो जवाब ना दे, जो एहसास ना जताए। लेकिन अब नहीं। अब मैं किसी के लिए वो नकली शांत लड़का बनने वाला नहीं हूँ। इसलिए आप सब अपनी अपनी लिमिट में रहकर मुझसे बात करना, समझ में आया? इतना कहकर राज ऊपर चला गया। पीछे सन्नाटा पसरा रहा। लावण्या जैसे वहीं जड़ हो गई थी, उसकी जाते हुए देखती रही, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है। ये वही लड़का है जो कभी उसकी हर डांट चुपचाप सह जाता था। रुको राज, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, उसने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन आज पहली बार जैसे राज ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी, ना ही पीछे मुड़कर देखा था। उसने एक थमी हुई सांस ली। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की आँच थी, लेकिन वही भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ भी था। राज दरवाज़ा खोलते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। कंधों पर अब भी वह वही ठंडी कटी कटी खामोशी लहर रही थी, जो उसने नीचे अपनी सौतेली माँ से बात करते हुए ओढ़ी थी। अपने कमरे का दरवाज़ा उसने गुस्से से बंद किया था। उसके पीछे लावण्या सिंघानिया अब भी उसी संगमरमर की फर्श पर खड़ी थी, जहाँ कुछ पल पहले राज ने उसे तुम कहकर और लाड प्यार का दिखावा मत कीजिए बोलकर जैसे ठुकरा ही दिया था। पर्दे हवा से फड़फड़ा और उसके भीतर कुछ टूटने की आवाज़ गूंजी। राज की वो बातें जैसे अब भी उसके कानों में किसी खंजर की तरह गूंज रही थी। एक एक शब्द, एक एक लहजा उसकी रंगों में जैसे जहर बनकर फैलने लगा था। लावण्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसकी आंखें अब अपनी ही पलकों में आग पकड़ चुकी थी। होंठ बिछे हुए थे, नथुने फूले हुए। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल मार्बल फर्श पर जब गूंजी तो नौकर नीचे से नजरें बचाकर खिसकने लगे, क्योंकि कोई भी उसके गुस्सा खुद पर सहन नहीं करना चाहता था। इसकी इतनी हिम्मत, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के कमरे तक कांप उठे। मुझसे उस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? और वो भी इतने लोगों के सामने। ये 2 कौड़ी का लड़का मुझ पर चिल्लाया। आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उसका चेहरा जैसे आग की तरह जल रहा था। वो पलटी, अपने ड्राइंग रूम की ओर गई, जहाँ दीवार पर लगी हुए पुरानी घड़ी को टिक टिक उस वक्त के सन्नाटे को काट रहा था। हाथ में उसका फ़ोन था, लेकिन
अब तक वह खुद को रोक रही थी, पर अब नहीं। उसने अपने खास आदमी प्रमोद का नंबर डायल किया। हाँ प्रमोद, एक काम है। आवाज़ अब बेहद तीखी थी, जैसे शहद में डूबी तलवार। आज के आज, अभी के अभी उस राज की हर हरकत पर नज़र रखो। कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। मैं एक एक बात जानना चाहती हूँ। और हाँ, उसकी आवाज़ अब और खौफनाक थी। कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे बिना देर किए खबर देना। मुझे शक हो रहा है कि आज के इस गुस्से के पीछे कुछ है, कोई और वजह है। यह बोल उसने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कटते ही वो अपनी जगह से उठी और दीवार पर टंगी राज को एक पुरानी तस्वीर को घूरने लगी। इतनी नफ़रत, इतनी बेरुखी, इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसमें। आज आने दो मयंक जी को, उसने दाँत पीसते हुए कहा। फिर बताऊंगी कि किस घर में खड़ा है ये लड़का। वो मेरा सामना करने की ज़रूरत कैसे कर सकता है। ये सबक उसे सिखाना ही पड़ेगा। मैं उसे तोड़ दूंगी, उसके हर उस्मान को, हर आत्मगौरव को, जो उसे ये समझ देता है कि वो मुझे आग दिखा सकता है। इस वक्त लावण्या का चेहरा एक ऐसी रानी का था जिसके सिंहासन को किसी ने धक्का देने की कोशिश की हो। गुस्से की आग उसकी रग रग में भड़क रही थी। और अब वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक शिकारी थी जिसे अपना शिकार फिसलता दिख रहा था। रयाना पांडे तो क्या करने वाली है लावण्या? क्या होगा जब उसे राज के बारे में पता चलेगा? वहीं दूसरी तरफ राज का कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की चमक दमक, झूठे दिखावे और नकली रिश्तों की आवाज़ें जैसे एक झटके में कट गई। अब इस सन्नाटे में सिर्फ एक भारी सांस थी जो अंदर से टूटे हुए किसी दिल से निकल रही थी। राज अपने कमरे की हल्की सी रोशनी में खामोश बैठा था, एकदम चुप, कंधे झुके हुए थे और उसका चेहरा हथेलियों में छिपा हुआ, जैसे एक दुनिया थी जो वह भीतर समेटे हुए बैठा था। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचपन की चीखें थी, अधूरे सवाल थे और जले हुए यकीन की राख। उसकी उंगलियां बालों में सधी हुई थी और पूरा जिस्म थकान और तकलीफ का बोझ उठाए हुए काँप रहा था। माँ, वो शब्द जिसे बोलना बचपन में उसकी सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी, अब वही शब्द उसके जुबान पर कांटों की तरह चुभते थे। आज पहली बार नहीं था, पर आज शायद आखिरी बार था। राज के मन में एक लहर सी चली। उसने लावण्या के चेहरे को याद किया, वो चेहरा जो दुनिया के लिए शक्ति और शान का प्रतीक था, लेकिन राज के लिए सिर्फ छल और नियंत्रण का चेहरा। उसे क्या हक है मुझ पर, मुझे उस तरह टोकने का। आज भी वही दिखावे की माँ जो कभी माँ थी ही नहीं। राज की आंखें अब भीगने लगी थी, लेकिन वह आंसुओं को बाहर नहीं आने देना चाहता था। उस कमरे में उसकी कोई कमजोरी गवाही नहीं दे रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी यादों में फिर से वो बचपन उभरने लगा, जब बाकी बच्चे ममता की छाव में सुकून पाते थे और वो एक कमरे में अकेले बैठा किसी गैर के प्यार का इंतज़ार करता था। जब स्कूल के फंक्शन में माँ बेटे साथ मंच पर आते थे, लेकिन पीछे के पर्दे में एक पराया सा सन्नाटा होता था। जब उसकी हर गलती पर उसे डांटा नहीं गया, बल्कि नीचा दिखाया गया, ताकि ये साबित किया जा सके कि वह उसे सिंघानिया खानदान की झूठी मर्यादा पर खरा नहीं उतरा। और आज जब मैंने सिर्फ एक बार उसके सामने खड़ा होकर कुछ कहा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। राज की आवाज़ खुद से टकराई, उसकी मुट्ठियाँ कस गईं। कमरे के कोने में रखे एक पुराने फ्रेम की ओर उसकी नज़र गई। उसमें एक धुंधली सी तस्वीर थी, शायद उसकी और उसकी माँ की। उसकी आंखों में अपनापन था, एक वो अपनापन जो लावण्या कभी नहीं दे पाई। क्यों नहीं बचा पाई आप मुझे अब उससे माँ? क्यों इतनी जल्दी चली गई आप? यह लोग सब मेरी जान ले लेंगे। उसकी आवाज़ टूटी, पर कोई जवाब नहीं था। कमरे का हर कोना उसकी तन्हाई को और गहरा कर रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चेन निकाली और टूटा हुआ पेंडेंट था जो कभी उसकी माँ ने उसे दिया था। उसे देख उसकी सांसें भर आई। बस बहुत हुआ, अब और नहीं झुकूंगा मैं। अब लावण्या और मयंक सिंघानिया को दिखाना होगा कि उसका खिलौना अब बड़ा हो चुका है। अब मैं कुछ भी सहन नहीं करने वाला।
राज की आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक ठंडा, शांत और दृढ़ निश्चय था, जैसे उसके भीतर कोई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका हो और कोई दूसरा धीरे धीरे खोल रहा हो, जो उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ वो पहचानेगा, खुद करेगा। एक चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी ने उस तूफान पल रहा था। वहीं दूसरी ओर निया भी अपने घर पहुंच चुकी थी। बाहर से तो वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस सामान्यता के पीछे एक तूफान छुपा था, जिसे उसने बड़ी सफाई से चेहरे पर मेकअप की परतों में छुपा लिया था। गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान को उसने इस तरह ढक लिया था कि कोई देख भी ना ले तो भी यकीन ना कर पाए। पर अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था, सोनाली को वो नहीं छोड़ेगी। खामोश आंखों में एक जिद थी और होठों पर अजीब सी थरथराहट। वो खाना खाने की मेज पर पहुंची तो वहाँ सब वैसे ही थे जैसे हर शाम होते थे। बस निया की आंखों में कुछ नया था जो किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं गई। आ गई प्रिंसेस, उसकी माँ मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर नज़र उसके चेहरे पर गई और भले ही मेकअप ने निशान छुपा लिया हो, लेकिन माँ का दिल कुछ हल्का सा काँपा। उन्होंने आंखें छोटी करते हुए उसे ध्यान से देखा। हाँ माँ, बस ट्रैफिक बहुत था। निया ने ज़ोर से मुस्कुराते की कोशिश की। चलो अब आ गई हो तो बैठो, उसके पापा अभिषेक जी बोले, जो हमेशा खाने के वक्त थोड़ा फ्रेंडली हो जाते थे। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन बेटी के लिए स्नेह भी। कैसी चल रही है पढ़ाई? उन्होंने निया से सीधा सवाल पूछा। वो चौंकी, हल्के से पानी पीते हुए बोली, ठीक ही है पापा, थोड़ा स्ट्रेस है बस। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी कुछ कहने ही वाले थे कि इतना सुनते ही मीना बीच में बोली, स्ट्रेस क्यों होगा? तुम्हारे पास तो पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है। टाइम को प्रॉपर यूज़ करो तो सब मैनेज हो जाता है। ये बोलते हुए उसने अपना मुंह बनाया। मोना पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थी। उसके लिए सब कुछ उसी में बसा था, किताबें, टॉपिक्स और परफॉर्मेंस। उसका अंदाज़ थोड़ा टॉक्सिक था, लेकिन शायद वो निया को कभी कमज़ोर देखना नहीं चाहती थी। वहीं यह सुनकर सभी लोग उसे देखने लगे थे। वहीं अभी हंसने लगा था। वहीं यह सुनकर निया चिढ़ गई थी। वहीं मीरा जी हल्की नाराज़गी से बोली, हमारी मोना सही बोल रही है, आखिर किस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हो तुम? जिसे सुनकर निया कुछ बोलती कि अभिषेक जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे अरे, शांत हो जाओ और अभी खाना खाओ। मोना और निया दोनों ही हमारी शेरनियाँ हैं, बस कभी कभी एक दूसरे को देखकर गुर्राने लगती हैं। सभी लोग हंस दिए, यहाँ तक कि निया भी, लेकिन उसकी हंसी बस होठों तक थी। दिल में अब भी कुछ गर्म उबल रहा था। सोनाली के चेहर का जवाब अब वो अपनी खामोशी से देने वाली थी। वक्त आने दो, वो हर चोट का हिसाब करेगी। रात गहराने लगी थी। घर की हर दीवार पर नींद की एक गूंज फैल चुकी थी। हर कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थी, पर निया के कमरे में अभी भी टेबल लैंप की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। सबने नाश्ता कर लिया था, हंसी मजाक भी हुआ और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सब अपने अपने कमरों में लौट गए थे। लेकिन निया की आंखों में अब भी नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करते ही दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। कुछ देर यूं ही खामोश खड़ी रही, जैसे अपने भीतर कोई तूफान रोकने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, जैसे दिल में कुछ घूम रहा हो। फिर वह धीमे कदमों से जाकर शीशों के सामने खड़ी हुई। खुद को देखा। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में कुछ था, एक जिद, एक ठान लेना। उसने आज का दिन याद किया, राज की बेरुखी, उसका इनकार, उसकी खाली नज़रों में खुद की ओर देखना। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया राज, उसने बुदबुदाते हुए खुद से सवाल किया। फिर अपने होठों पर एक टेकी मुस्कान आई। अब देखना, अब मैं वो बनूंगी जिसे तुम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिस वजह से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। उसने एक झटके से अपने बाल खुले कर दिए और उसके पीठ पर लहराते हुए गिर गई। उसका हाथ अपने फ़ोन की ओर बढ़ा और उसने एक गाना चलाया। घुंघरू टूट गए जैसे ही बीट्स कमरे में गूंजे, वो झूमने लगी, हल्के हल्के कदमों से। पहले एक मुस्कान, फिर थोड़ा
सा स्पिन और फिर पूरी तरह खुद को संगीत में बहा दिया। उसके हर स्टेप में एक नई ऊर्जा थी, मानो वो खुद को नए रूप में ढाल रही हो। उसने अपने दुपट्टे को एक साइड उछालते हुए हवा में नाचते हुए पकड़ लिया, जैसे कोई पर्दा अपने आँखों को आजमाता है। उड़ान से पहले उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि चिंगारी थी, और होठों पर वो कॉन्फिडेंस जो उसे पहले कभी नहीं था। कुछ देर बाद जब गाना ख़त्म हुआ तो वह थकी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। वह आईने के सामने खड़ी हुई, अपने माथे से पसीने की बूंदें हटाई और खुद को गौर से देखते हुए बोली, अब मैं वो निया नहीं हूँ जो किसी के रिजेक्शन से टूट जाए। अब मेरी बारी है, राज। अब तुम मुझे याद करोगे, हर उस लम्हे में जब तुम अकेले होगे। वह मुस्कुराई, फिर बिस्तर पर जा बैठी। उसके चेहरे पर जो चमक थी वो अब किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए थी। रनाया पांडे, आखिर क्या अंजाम होगा इनकी मोहब्बत का, जहाँ एक की ज़िंदगी में सिर्फ दर्द, ठुकराया जाना और नाकाम रिश्तों की राख थी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की थी जो ज़िंदगी को सिर्फ हंसी, सपनों और ज़िद के रंग में जी रही थी। एक की आंखों में चुप्पियों का समंदर था तो दूसरों की पलकों पर उम्मीदों की चमक थी। लेकिन मोहब्बत, वो तो इन दोनों के बीच अपनी खुद की ही एक कहानी बुन रही थी। एक ऐसी कहानी जहाँ जज्बात टकराएंगे, जहाँ इरादे बदलेंगे, जहाँ नफ़रत से इश्क तक का सफ़र तय होगा, और शायद कोई टूटेगा, कोई बिखरेगा, या फिर कोई किसी का हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या राज कभी समझ पाएगा कि निया का दिल उससे कितना गहराई से जुड़ चुका है? क्या निया उस चेहरे के पीछे छुपे राज के जख्मों को छू पाएगी, या फिर ये कहानी वहीं रुक जाएगी जहाँ मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है? इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ेगी उनकी कहानी एक ख़ास मोड़ की ओर।